थार सीनियर सेकेंडरी स्कूल सालासर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हम आवेश के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम आवेश से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट कि जो आवेश है, आवेश एक अदिश राशि है। अब अदिश और सदिश की चर्चा हम 11वीं क्लास में कर लेते हैं। अदिश होने का मतलब है कि परिमाण तो है लेकिन इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। पॉइंट नंबर सेकंड कि आवेश को हम संकेत चिन्ह स्मॉल q या कैपिटल Q से व्यक्त करते हैं। अगर आवेश धनावेश है तो सिंबल प्लस q से, और आवेश ऋणावेश है तो सिंबल माइनस q से प्रदर्शित करते हैं। दोबारा देख लो, आवेश को सिंबल स्मॉल q या कैपिटल Q से प्रदर्शित किया जाता है। अगर आवेश धनावेश है तो संकेत चिन्ह प्लस q से, और ऋणावेश है तो माइनस q से प्रदर्शित करते हैं। फिर पॉइंट नंबर 3, एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसको हम सिंबल C से भी लिख सकते हैं। परंतु जो सीजीएस पद्धति है, उस सीजीएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक है वो स्टेट कूलाम माना गया है, या जिसको हम शॉर्ट में ESU भी लिख सकते हैं। एसआई पद्धति में कूलाम और सीजीएस पद्धति में माना गया है स्टेट कूलाम। अब जो ESU और कूलाम है, इनके बीच में एक संबंध समीकरण है कि भाई एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। और ये जो ESU है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। दोबारा देख लेना, एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, परंतु सीजीएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक है वो है स्टेट कूलाम, या जिसको हम ESU भी कहते हैं। ESU की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। एक कूलाम 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। ये अपने को याद रखना है, क्योंकि कई कबार न्यूमेरिकल के अंदर जो मान होते हैं, आंकिक मान, वो आवेश का आंकिक जो मान है वो ESU में दे देता है, जिसे हमें कन्वर्ट करके कूलाम में चेंज करना पड़ता है। तो वहाँ याद रखना है एक कूलाम बराबर है 3 × 10⁹ ESU। फिर नंबर 4, देखो आवेश का एक अन्य मात्रक भी है, आवेश का अन्य मात्रक। इसकी चर्चा हम विद्युत धारा की परिभाषा से करेंगे। तो मैंने लिख दिया डैश करके, विद्युत धारा की परिभाषा से हम सभी जानते हैं कि I बराबर होता है Q/T। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर मैं इसका वज्र गुणा कर दूं तो Q बराबर हो जाएगा I × T, जहाँ I विद्युत धारा, T टाइम और Q है चार्ज आवेश। अब मुझे इसका मात्रक चाहिए, तो अगर मेरे पास सूत्र है तो मात्रक बनाने का तरीका 11th में पढ़ते हैं अपने कि भाई Q का मात्रक बराबर, फॉर्मूला क्या बनेगा, I का मात्रक गुणा T का मात्रक। अब हमें पता होना चाहिए I कौन है। देखो I विद्युत धारा है, और विद्युत धारा का जो SI मात्रक है वो होता है एम्पियर, जिसको A या ANP अपने लिख सकते हैं। फिर T है टाइम, तो समय का मापन हमेशा सेकंड में किया जाता है, तो मैंने ये लो यहाँ लिख दिया S या SE से। तो मुझे आवेश का एक अन्य मात्रक और मिल गया, इसको भी SI ही माना गया क्योंकि विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर काम में आ रहा है इसमें, तो इसका एक अन्य मात्रक हो गया एम्पियर सेकेंड। हमने पढ़ा SI मात्रक कूलाम होता है, एक हमने पढ़ लिया एम्पियर सेकंड होता है। तो इन दोनों की सहायता से हमें एक नया फॉर्मूला और मिल जाएगा कि एक कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर सेकंड, यानी एक कूलाम में इतने एम्पियर सेकंड होते हैं। ये हो गया अपने पास इसका चौथा पॉइंट। फिर इसके आगे देखिए पॉइंट नंबर 5, हम पढ़ रहे हैं आवेश की विमा।
11th क्लास में शुरू में ही हम मात्रक और विमा का अध्ययन करते हैं। अब विमा के अंदर वहाँ एक बात बताई जाती है कि मात्रक की सहायता से विमा को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब एक बार तो मैं वापस उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि के मात्रक मान को यदि m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c के पदों के रूप में लिख दिया जाए तो उसका विमीय सूत्र या विमा कहलाती है। जहाँ m द्रव्यमान की बात करता है, l लंबाई, t टाइम। अब इस सूत्र में अगर हम ध्यान से देखें तो एम्पियर है, सेकेंड है, लेकिन किलोग्राम और मीटर की कोई बात नहीं हो रही है। तो हम a और b यहाँ दोनों की जगह पावर हम 0 लगा देंगे, क्योंकि ना तो किलोग्राम आ रहा है ना मीटर आ रहा है इसमें। तो इसकी जो विमा बनेगी वो बन जाएगी m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 और a की पावर 1। क्योंकि यहाँ समय पर घात नहीं दे रखी है तो 1, एम्पियर पर अगर घात नहीं दे रखी है तो 1। इसको हम सुविधा के लिए शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं a की पावर 1 और t की पावर 1। ये हो गया अपने पास 5वां पॉइंट। फिर देखो पॉइंट नंबर 6, आवेश का सबसे छोटा मात्रक। फिर इसी का ही सेकंड पॉइंट है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। एक तो सबसे छोटा, एक सबसे बड़ा। देखो सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन, वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम के आधार पर माना गया है, जिसको हम सिंबल FR से लिख सकते हैं। और सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे, जिसको हम सिंबल F से लिखते हैं। जो एक फैराडे है उसमें 96,500 कूलाम होते हैं। ये 1 फैराडे की वैल्यू है। यानी अगर क्वेश्चन में कहीं फैराडे को कूलाम में चेंज करने की आवश्यकता हो जाए तो हमें ये याद रखना है कि भाई 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। ठीक उसी प्रकार फ्रैंकलिन और कूलाम के बीच में भी संबंध समीकरण होती है कि भाई 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुणा 10⁹ फ्रैंकलिन। ये अपने पास इसके 6 पॉइंट हो गए। वापिस देख लो एक बार। आवेश एक अदिश राशि है, संकेत चिन्ह स्मॉल q या कैपिटल Q से लिखते हैं। धनावेश को प्लस q से, ऋणावेश को माइनस q से। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक होता है कूलाम और सीजीएस पद्धति में माना गया है स्टेट कूलाम, जिसको हम ESU भी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। फिर इसके बाद में देखो एक कूलाम में 3 गुणा 10⁹ स्टेट कूलाम या ESU होते हैं। आवेश के हमारे पास कुछ मतलब एक अन्य मात्रक भी ज्ञात किया हमने विद्युत धारा की परिभाषा से। हमें पता है I बराबर होता है Q/T, तो Q बराबर I × T। हमें चाहिए आवेश का मात्रक यानी Q का मात्रक, तो मुझे I और T का मात्रक पता होना चाहिए। जहाँ I है विद्युत धारा। देखो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो एक अलग से मात्रक मिल गया एम्पियर सेकेंड। परंतु हमें पता है कि एक ऐसा ही मात्रक कूलाम भी है, तो इन दोनों को हम चाहें तो इक्वल करके ऐसे लिख सकते हैं कि 1 कूलाम बराबर है 1 एम्पियर सेकेंड, यानी 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड। और ये इसकी विमा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 और 1 की पावर 1, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 की पावर 1, t की पावर 1। फिर अगला पॉइंट, आवेश का सबसे छोटा मात्रक माना गया है फ्रैंकलिन और सबसे बड़ा मात्रक माना गया है फैराडे। 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुणा 10⁹ फ्रैंकलिन और 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। फिर अगला पॉइंट देखो। अगले पॉइंट में आवेश के जो मात्रक हैं उनके कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, ज़्यादातर न्यूमेरिकल उन्हीं में ही दिए होते हैं। जैसे 1 माइक्रो कूलाम, मैं यहाँ लिख देता हूँ माइक्रो, 1 म्यू सी, इसको कहते हैं म्यू। 1 माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं ऐसे पूछ लेता है। 1 माइक्रो कूलाम, तो 1 माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम होते हैं। फिर नेक्स्ट 1 नैनो कूलाम, तो नैनो में देखो 9 आ रहा है लेकिन घात माइनस में चलनी चाहिए, तो ये बन जाएगा 10⁻⁹ कूलाम। और एक चलता है पीको में, 1 पिको कूलाम, तो
तो ये जो 1 पिको कूलम है इसमें होते हैं 10 की घात माइनस 12 कूलम। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर आवेश का मान या तो माइक्रो में दिया होता है और या नैनो में, सबसे ज़्यादा मिलता है माइक्रो में। तो 1 माइक्रो कूलम बराबर हो गया 10 की घात माइनस 6 कूलम। नैनो 10 की घात माइनस 9 और पिको होता है 10 की घात माइनस 12। ये हो गया अपने 7 पॉइंट। फिर देखो नेक्स्ट अगला पॉइंट नंबर 8। नंबर 8वां पॉइंट है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण जबकि विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। एक लाइन लिखी है, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण जबकि विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। यहाँ सजातीय आवेश का मतलब है कि मेरे पास दो वस्तु है ए और बी, इस पर भी धनावेश इस पर भी धनावेश। अब अगर मैं या तो ए को बी के पास ले जाऊं और या बी को जब ए के पास लाऊंगा इस प्रकार से, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, यानी दूर हटने की कोशिश करेंगी। कहने का मतलब अगर ए वस्तु को बी के पास लाऊंगा तो बी इसको अपने नज़दीक आने ही नहीं देगी, क्योंकि इस पर भी धनावेश और इस पर भी धनावेश, यानी सेम चार्ज हो गया। तो सजातीय जब आवेश होते हैं तो उनके बीच में घटना हमेशा प्रतिकर्षण की होती है। एक है विजातीय। विजातीय का मतलब देखो इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ये वस्तु ए है और ये बी है, या तो ए पर धनावेश बी पर ऋणावेश, या इस पर ऋणावेश और इस पर है धनावेश। ऐसी कंडीशन में अगर दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के अगर हम पास लाएं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, यानी ए बी को खींचेगा और बी ए को खींचेगा। तो हम यही कहेंगे कि उस कंडीशन में इन दोनों के बीच में आकर्षण हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, और यहाँ हो रहा है आकर्षण। इसको हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाकर भी सिद्ध कर देंगे कि भाई ये सजातीय आवेशों में घटना प्रतिकर्षण की होती है और विजातीय आवेशों में घटना आकर्षण की होती है। परंतु जो निश्चयात्मक परीक्षण है, उस निश्चयात्मक परीक्षण के लिए, यानी निश्चित परीक्षण के लिए आकर्षण के बजाय प्रतिकर्षण बल को प्राथमिकता दी गई है। तो ये लोग प्रतिकर्षण बल, तो मैं यूं कह सकता हूं कि प्रतिकर्षण बल ही इस विद्युतकी का निश्चयात्मक परीक्षण है। आकर्षण क्यों नहीं है उसका कारण ये रहा, देखो उसका कारण ये है कि एक अनावेशित वस्तु और आवेशित वस्तु के बीच में भी आकर्षण हो सकता है, ये इसका कारण है। इसलिए आकर्षण के बजाय प्रतिकर्षण बल को निश्चयात्मक परीक्षण माना गया है। यानी एक अनावेशित, अनावेशित का मतलब हो गया उदासीन, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक अनावेशित वस्तु और एक आवेशित वस्तु के बीच में भी आकर्षण हो सकता है। इसको भी हम एक पॉइंट या नोट करके बताएंगे क्या वास्तव में ये घटना होती है कि नहीं होती है, तो वो अपने आगे का भाग है। एक बार तो इतना याद रखना है कि प्रतिकर्षण बल ही इस विद्युतकी का निश्चयात्मक परीक्षण है। एक बार ये बात याद रखनी है अपने को कि सजातीय आवेशों में घटना प्रतिकर्षण की, जबकि विजातीय आवेशों में घटना आकर्षण की होती है। अब इसको मैं एक प्रैक्टिकल से सिद्ध कर देता हूँ क्वेश्चन बना के कि भाई हमें सिद्ध करना है क्या वास्तव में ये होता है या नहीं होता है। तो देखो अपना जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण जबकि विजातीय आवेशों में
आकर्षण होता है, यानी जो घटना है वो आकर्षण की देखने को मिलती है। तो यूँ भी कह सकते हैं कि भाई सजातीय आवेशों के बीच में घटना प्रतिकर्षण की और विजातीय आवेशों के बीच में घटना आकर्षण की होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। देखो, इसकी हमें 3 पोजीशन बनानी पड़ेगी ताकि पूरा का पूरा पॉइंट समझ में आ जाए। तो ये मैंने दृढ़ आधार के 3 हिस्से ले रखे हैं इस प्रकार से। ये धागा है। सबसे पहले देखो करेंगे क्या, मैं लूंगा एक धनावेशित कांच की छड़ जो घर्षण विद्युत से बनाई गई है, धनावेशित कांच की छड़। और एक लूंगा ऋणावेशित एबोनाइट की छड़। सबसे पहले मैंने मान लिया ये मेरे पास एक धनावेशित कांच की छड़ है, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसको क्या करूँगा, इस धागे से बांध दूंगा। धागे से बांधकर इस दृढ़ आधार से इस प्रकार से लटका दूंगा। ये लो, ये आ गई मेरे पास धनावेशित कांच की छड़, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या करना है, हम एक दूसरी धनावेशित कांच की छड़ को लेंगे और उस दूसरी धनावेशित कांच की छड़ को इस लटकाई गई छड़ के जब नज़दीक लाएंगे तो हम प्रैक्टिकल में यह देखेंगे कि ये दोनों सिरे एक दूसरे से दूर हटेंगे, यानी दूर हट रहे हैं। इन दोनों का दूर हटने का मतलब ये हो गया कि इनके बीच में घटना प्रतिकर्षण की हो रही है, यानी इस प्रकार से आ जाएगा। ये दूसरी धनावेशित कांच की छड़ है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे के जैसे पास लाएंगे तो ये एक दूसरे से दूर हटेंगे। उस दूर हटने को हमने नाम दे दिया कि इनके बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। यह धनावेशित कांच की छड़ है, धनावेशित कांच की छड़। ये दोनों, एक ये वाली एक ये वाली। अब ऐसा ही प्रयोग हम किसको लेंगे, एबोनाइट की छड़ जो ऋणावेशित है। ये भी घर्षण विद्युत का एक उदाहरण मिलेगा, ऋणावेशित कैसे हो रही है। तो इस बार मैंने मान लिया ये एक ऋणावेशित एबोनाइट की छड़ है मेरे पास। इस छड़ को धागे से बांधकर मैं यूं दृढ़ आधार से लटका दूंगा। ऋणावेशित एबोनाइट की छड़। फिर क्या करेंगे, एक दूसरी ऋणावेशित एबोनाइट की छड़ को और लेंगे। ये रही दूसरी, ये यहाँ लटकी हुई है पहले वाली और ये है दूसरी वाली। जैसे ही मैं इसको यूँ नज़दीक लेके आऊँगा, जैसे इसके पास लेके आऊँगा तो प्रैक्टिकल के दौरान हमें यह देखने को मिलेगा कि ये वाले जो सिरे हैं ना, ये एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से। ये दोनों एक दूसरे से दूर हट रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है, तो ये लोग प्रतिकर्षित हो गए। फिर तीसरा अपने पॉइंट कैसे करना है, सबसे पहले मैं लूंगा एक धनावेशित कांच की छड़, धनावेशित कांच की छड़, उसको धागे से बांधकर दृढ़ आधार से लटका दूंगा। फिर क्या करेंगे, इस बार जो ऋणावेशित एबोनाइट की छड़ है उसको लेंगे हम, और उस छड़ को क्या करना है, इस लटकाई गई धनावेशित कांच की छड़ के पास में लेके आना है। तो जैसे ही हम इस ऋणावेशित एबोनाइट की छड़, ये लो मैंने यहाँ बना दिया है डायग्राम, यह है ऋणावेशित एबोनाइट की छड़, ये धनावेशित, यह है ऋणावेशित। जैसे ही हम इस ऋणावेशित एबोनाइट की छड़ को धनावेशित कांच की छड़ के पास लाएंगे तो प्रयोग में हमें यह देखने को मिलेगा कि एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, यानी कि ये इसको अपनी ओर खींच रही है, ये इसकी ओर खींच रही है। तो हम यही कहेंगे कि इन दोनों के बीच में जो घटना हो रही है वो हो रही है आकर्षण की। तो इस प्रयोग से हम ये डिसाइड कर देंगे कि भाई सजातीय आवेश जब एक दूसरे के पास आते हैं तो घटना प्रतिकर्षण की होती है, परंतु जब विजातीय आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो घटना आकर्षण की होती है। अब इस तीसरे वाले भाग को हम ऐसे भी कर सकते हैं, भाई ऋणावेशित एबोनाइट की छड़ को लटका दो और दूसरी वाली जो धनावेशित कांच की छड़ है उसको नज़दीक में ले आओ, तो भी हमें यही प्रोसेस देखने को मिलेगी। इसलिए प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि सजातीय आवेशों के मध्य घटना प्रतिकर्षण की, जबकि विजातीय आवेशों के मध्य घटना आकर्षण की होती है। बस ये वाला टॉपिक अपना पूरा हो गया।